आज की वीडियो में हम क्लोज नंबर 2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि उनको क्या नए रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं या पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं। इसका सीधा सा आंसर है आपको दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं। अब हम ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। पुराने और नए दोनों नियमों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हम करेंगे। जो भी रूल में चेंज हुआ है या अपडेट हुआ है उस रूल्स के जो पुराने क्वेश्चन हैं या आप कह सकते हैं पुराने रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उनके आगे अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 लिखा होगा और उन्हीं में जो अपडेटेड क्वेश्चन होंगे उनको अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024 लिखा होगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन करने हैं। उससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीएसए की तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए, थ्योरी की बुक्स चाहिए, तो ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। और साथ में अगर आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो इसका नाम है क्वेश्चन ओशन बुक। ये बुक भी आपको मिल जाएगी, इसके लिए भी आप हमें सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर आपको बुक नहीं मिलेगी और अगर आप इस बुक के सभी क्वेश्चंस को करके जाते हैं एग्जाम में, इस बुक से बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्लोज नंबर 2 से। क्लोज नंबर 2 में आता है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में, डाक घरों के प्रकार के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हु इज द हेड ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस। आसान से आसान क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन आपने बड़े ध्यान से करने हैं। जो क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं अक्सर उन क्वेश्चंस में फिर गलतियां भी ज़्यादा होती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रधान डाक घर का प्रमुख कौन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेड पोस्ट मास्टर। गलती से सुपरिटेंडेंट मत कर देना क्योंकि ये हेड ऑफ डिवीजन होता है। Who can exercise all the powers of a superintendent of post office with regard to their own offices। अपने स्वयं के कार्यालयों के संबंध में डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है। करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर। प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर सिर्फ अपने कार्यालय के संबंध में सुपरिटेंडेंट की पावर्स का यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है MDG इज। MDG क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मुख्य डाकघर। और ये किसका प्रकार है, सब ऑफिस का प्रकार है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following post offices does not transact all types of postal businesses। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसाय का संचालन नहीं करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक सकते हैं, अपने आप से इन क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चलेगा, कहाँ पे कमी है उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो कौन से ऐसे डाकघर होते हैं जो सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन नहीं करते हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस। हेड ऑफिस, सब ऑफिस और जनरल पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन किया जाता है। Into how many classes are the post offices divided। डाक घरों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पोस्ट ऑफिस की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच आर दी 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। डाक घर के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डाकघर की 3 श्रेणियां हैं। सबसे उच्चतम श्रेणी के डाकघर हेड ऑफिस होते हैं, उससे निम्न श्रेणी के डाकघर सब ऑफिस होते हैं और सबसे निम्न श्रेणी के डाकघर ब्रांच ऑफिस होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। Which of the following facilities provided in branch post offices। शाखा डाकघरों में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स। डाक वस्तुओं को प्रेषित करना और डाक वस्तुओं के वितरण का काम ब्रांच ऑफिस में किया जाता है। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल्स।
पंजीकृत डाक वस्तुओं और पार्सलों की बुकिंग करने का काम किया जाता है। एक्सेप्टिंग ऑफ एसबी डिपॉजिट एंड इफेक्टिंग एसबी पेमेंट, उसके बाद एसबी डिपॉजिट किया जाता है, एसबी पेमेंट करने का काम किया जाता है। इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर जारी करने का काम और मनी ऑर्डर के भुगतान का काम भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। तो ये सभी काम शाखा कार्यालयों में किए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। A main office of group of post offices consisting of itself and a number of smaller offices called sub and branch offices which have been placed under its account jurisdiction is called as, डाक घरों के समूह का एक मुख्य कार्यालय जिस समूह में ये स्वयं भी आता है और कई छोटे कार्यालय भी आते हैं जिन्हें उप शाखा कार्यालय कहा जाता है, जिन्हें इसके लेखाधिकार क्षेत्र में रखा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा। तो ये किसकी डेफिनेशन है, हेड पोस्ट ऑफिस या प्रधान डाकघर की डेफिनेशन है। प्रधान डाकघर क्या होता है, अब एक डाकघरों का समूह होता है, उस डाकघरों के समूह में हेड पोस्ट ऑफिस आता है, उस डाकघरों के समूह में सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस आते हैं और इन सब को क्या किया जाता है, हेड ऑफिस के अकाउंट जुरिडिक्शन में रखा जाता है। तो इस मेन ऑफिस को, ठीक है, इस ग्रुप के मेन ऑफिस को क्या कहा जाता है, हेड पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। Who directly controls the working of all post offices under a division, एक मंडल के अंतर्गत सभी डाकघरों के काम काज को सीधे कौन नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। डिवीजन का या मंडल का हेड कौन होता है, सुपरिटेंडेंट होता है और सुपरिटेंडेंट क्या करता है, डिवीजन के सभी डाकघरों के काम काज को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीजी, एमडीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, अभी बताई थी क्या होगी, मुख्य डाकघर, और एमडीजी जो है किसका प्रकार है, सब पोस्ट ऑफिस का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ ईडीएसओ, ईडीएसओ का पूर्ण रूप क्या होगा या इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिसेस, अतिरिक्त विभागीय उप कार्यालय। एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस होते हैं, एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस होते हैं। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएसजी, एचएसजी की फुल फॉर्म क्या होगी, करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, हायर सिलेक्शन ग्रेड। और एचएसजी एलएसजी ये सभी किस में आ जाते हैं, सब ऑफिसेज के टाइप्स में आ जाते हैं। Which abbreviation is used to describe single-handed sub-offices? single-handed उप कार्यालयों का वर्णन करने के लिए कौन से एब्रीविएशन का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, SO3। अगर SO3 कोई भी कार्यालय है इसका मतलब वो सिंगल हैंडेड सब ऑफिस है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSSK, PSSK की फुल फॉर्म क्या होगी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पंचायत संचार सेवा केंद्र। गैजेटेड हेड ऑफिसेस आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हुम, राजपत्रित प्रधान कार्यालय किसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा सी, ग्रुप बी ऑफिसर्स के अंडर आते हैं। Who is the head of first class head office, प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय का प्रमुख कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, चीफ पोस्ट मास्टर। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर होता है फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का हेड और उसको क्या कहा जाता है, चीफ पोस्ट मास्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लासेस ऑफ हेड ऑफिस, जो प्रधान कार्यालय होते हैं उनकी श्रेणियों के बारे में। तो कुछ होते हैं फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, और जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं वो किसके कंट्रोल और पर्यवेक्षण में होते हैं, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर। जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया उसकी बात यहाँ पे की है कि जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं वो किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होते हैं, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के। और उसको क्या कहा
जाता है, चीफ पोस्ट मास्टर कहा जाता है। वहीं पे जो सेकंड क्लास हेड ऑफिस होते हैं वो किसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होते हैं? ग्रुप बी ऑफिसर्स के कंट्रोल और सुपरविजन में होते हैं। और ये ग्रुप बी ऑफिसर किसको रिपोर्ट करते हैं? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। Which one of the following is not the officer in charge of a head office? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान कार्यालय का प्रभारी अधिकारी नहीं है? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर या चीफ पोस्ट मास्टर, ये सभी क्या हो सकते हैं? हेड ऑफिस के ऑफिसर इंचार्ज हो सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर हेड ऑफिस का ऑफिसर इंचार्ज नहीं होता है। हु इज द इंचार्ज ऑफ द हेड ऑफिस? प्रधान कार्यालय का प्रभारी कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो सेम है लेकिन आंसर किस तरह से अलग हो सकते हैं। सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, ये क्या होते हैं? डिविजनल हेड होते हैं, ना कि हेड ऑफिस के हेड होते हैं। हेड ऑफिस का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है? पोस्ट मास्टर होता है। हेड ऑफिस is the main office of a group of post offices consisting of itself and a number of smaller offices called the sub and branch offices which have been placed under its which jurisdiction? प्रधान कार्यालय क्या होता है? डाक घरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है और इस ग्रुप में ये स्वयं भी आता है और छोटे कार्यालय भी शामिल होते हैं जिन्हें उप डाकघर और शाखा डाकघर कहा जाता है। और ये जो उप डाकघर या शाखा डाकघर होते हैं हेड ऑफिस के क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन किस तरह के क्षेत्राधिकार या किस तरह के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, अकाउंट्स ज्यूरिडिक्शन, लेखा क्षेत्राधिकार में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेड ऑफिस क्या होता है? डाक घरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है। अब इस मुख्य कार्यालय में क्या होता है? जितने भी आपके ब्रांच ऑफिस या सब ऑफिस इसके अंडर आएंगे उन सभी को इस हेड ऑफिस के अकाउंट ज्यूरिडिक्शन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस? निम्नलिखित में से कौन डाकघर की सबसे निचली इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तीन तरह के डाकघर होते हैं या डाकघरों की तीन श्रेणियां हैं। तीन श्रेणियां कौन सी हैं? हेड ऑफिस और सब ऑफिस। अब हेड ऑफिस और सब ऑफिस और सबसे निचली जो श्रेणी के डाकघर होते हैं वो ब्रांच ऑफिस होते हैं। सबसे उच्चतम श्रेणी के हेड ऑफिस, मध्यम श्रेणी के डाकघर उप डाकघर, सबसे निम्न श्रेणी के डाकघर ब्रांच ऑफिस होंगे। The financial powers of a senior postmaster of a first class gazetted head office is equal to whom? प्रथम श्रेणी राजपत्रित प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ डाकपाल की वित्तीय शक्तियां किसके बराबर होती हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जो फाइनेंशियल पावर्स होती हैं फर्स्ट क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस के सीनियर पोस्ट मास्टर की, कौन सी पावर्स की बात की है? सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स की बात की है, वो सुपरिटेंडेंट की शक्तियों के बराबर होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following office can transact all types of postal businesses? निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय सभी प्रकार के डाक व्यवसाय कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। हेड ऑफिस सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन कर सकते हैं। इसमें आपने याद रखना है हेड ऑफिस और सब ऑफिस ये दो श्रेणियों के डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन करते हैं, लेकिन ब्रांच पोस्ट ऑफिस में सभी तरह के डाक व्यवसाय नहीं किए जाते हैं। Which kind of post offices do not exist in India? भारत में किस तरह के डाकघर मौजूद नहीं हैं? तो भारत में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस, ठीक है, जो ब्रांच ऑफिस होते हैं उनको EDBO कहा जाता है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस कहा जाता है। हेड पोस्ट ऑफिस और सब ऑफिस ये सभी डाकघर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जनधन पोस्ट ऑफिस इस तरह के डाकघर भारत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। So as far as the public is concerned, there is no difference in the character of the services rendered by the sub post offices and head post offices except which of the following? जहां तक जनता का संबंध है
उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति में कोई भी अंतर नहीं होता है सिवाय निम्नलिखित में से किसके। यानी कि हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो सेवाएं लगभग एक जैसी होती हैं सिवाय कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देन के। यानी कि हेड ऑफिस और सब ऑफिस में जो भी काम होता है वो लगभग एक जैसा होता है सिवाय कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देन के। Which of the following is the account office of a sub office? निम्नलिखित में से कौन सा उप कार्यालय का लेखा कार्यालय नहीं है। अकाउंट ऑफिस क्या होता है, जिससे जो भी आप काम करते हैं वो काम भेजते हैं, आप अपना डेली अकाउंट उस कार्यालय को भेजते हैं। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जो ब्रांच ऑफिस होते हैं इनका अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस भी हो सकता है, इनका अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस भी हो सकता है। जिसके साथ ये डायरेक्ट अकाउंट में होंगे वही इसका अकाउंट ऑफिस होगा। लेकिन अगर हम बात करें सब ऑफिस की तो सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। क्लास ए पोस्ट ऑफिस डिनोट्स, वर्ग ए डाकघर किस चीज को दर्शाता है। यानी कि अगर कोई भी डाकघर है सब पोस्ट ऑफिस है और वो क्लास ए पोस्ट ऑफिस है तो वो किसको दर्शाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ट्रिपल हैंडेड पोस्ट ऑफिस को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस यहाँ पे दे रखी हैं, फुल फॉर्म्स दे रखी हैं, पीडीएफ से आपने इनको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Which clause defines the type of post offices? डाकघरों के प्रकार के बारे में कौन से क्लोज में बताया हुआ है। क्लोज नंबर 2 में बताया हुआ है। हाउ मैनी डिजिट्स आर इन दी पिन कोड नंबर, पिन कोड नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। So as far as the is concerned, there is generally no difference in the character of services rendered by sub post offices and head post offices except in regard to few post office saving bank transactions। जहां तक किसका संबंध है, अब हमें बताना है यहाँ पे किसका संबंध है। उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति में आमतौर पर कोई अंतर नहीं होता है सिवाय कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देन के। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अब जिसने बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़ा है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, अब थ्योरी को याद चाहे मत करो लेकिन अच्छे से उसको पढ़ो। तो जिसने बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़ा है इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ वही कर पाएगा। तो किसका संबंध है, जहां तक जनता का संबंध है, जहाँ तक लोगों का संबंध है उनको हेड ऑफिस और सब ऑफिस में मिलने वाली सेवाओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यानी कि लोगों को जैसी सेवाएं सब ऑफिस में मिलती हैं उसी तरह की सेवाएं हेड ऑफिस में भी मिलती हैं सिवाय कुछ बचत बैंक लेन देन के। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, इसके अलावा बाकी सभी सेवाएं लोगों के लिए हेड ऑफिस और सब ऑफिस में एक जैसी रहती हैं। हेड ऑफिस इज अ मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसिस्टिंग ऑफ, प्रधान कार्यालय क्या होता है, डाकघरों का एक समूह होता है, उस समूह का मुख्य कार्यालय प्रधान कार्यालय होता है। अब ये जो डाकघरों का समूह है इस समूह में कौन कौन शामिल होता है, इसमें हेड ऑफिस आता है, सब ऑफिस आता है और इसमें ब्रांच ऑफिस भी शामिल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज आर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स, निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय विभागीय अधिकारियों के प्रभार में आते हैं, कौन से आते हैं। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। सब ऑफिस और हेड ऑफिस ये दोनों किसके प्रभार में आते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स के प्रभार में आते हैं। ब्रांच ऑफिसेज डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स के अंडर नहीं आते हैं क्योंकि जो भी जीडीएस होते हैं उनको डिपार्टमेंटल नहीं गिना जाता है। तो सिर्फ सब ऑफिस और हेड ऑफिस क्या होते हैं, ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स के इंचार्ज में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज मेंटेन्स द सर्विस बुक्स, कौन से कार्यालय सेवा पुस्तिकों का रखरखाव करते हैं। तो सर्विस बुक्स का रखरखाव हेड ऑफिसेज में किया जाता है। द प्रिंसिपल हेड पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट द सर्किल हेडक्वार्टर्स इज कॉल्ड एज, सर्किल मुख्यालय पर स्थित प्रमुख या प्रधान डाकघर को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। तो जनरल पोस्ट ऑफिस या जीपीओ क्या होता है, तो प्रिंसिपल हेड ऑफिस होता है जो सर्किल हेडक्वार्टर में स्थित होता है।
हु मे बी द हेड ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ का प्रमुख कौन हो सकता है? तो जनरल पोस्ट ऑफिस का हेड डायरेक्टर हो सकता है, चीफ पोस्ट मास्टर या सीनियर पोस्ट मास्टर भी हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सब पोस्ट ऑफिस इज एन ऑपरेशनल यूनिट लोकेटेड इन विच रिपोर्ट्स टू हेड पोस्ट ऑफिस। उप डाकघर कहाँ पर स्थित एक परिचालन इकाई है जो प्रधान डाकघर को रिपोर्ट करता है। यानी कि जो सब ऑफिस होते हैं वो कहाँ पर कार्यरत होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में। करेक्ट आंसर सी आएगा। ये अर्बन और रूरल एरियाज दोनों तरह की जगहों पे काम करते हैं। यानी कि सब पोस्ट ऑफिस शहरी क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, सब पोस्ट ऑफिस ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। Which kind of sub offices are of the time scale sub offices? समयमान उप कार्यालय किस प्रकार के उप कार्यालय होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? मुख्य डाकघर, हाईयर सिलेक्शन ग्रेड और लोअर सिलेक्शन ग्रेड, ये सभी क्या है? टाइम स्केल सब ऑफिसेज हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डायरेक्टली हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए, लेकिन आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो तुरंत आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको दोबारा से ये देखने भी नहीं पड़ेंगे। बट आर दी मैक्सिमम वर्किंग आवर्स ऑफ अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, एक शाखा डाकघर के अधिकतम कार्य घंटे क्या हो सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मिनिमम वर्किंग आवर्स 4 आवर्स, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स की बात करें 5 घंटे। अपडेटेड रूल्स में मिनिमम वर्किंग आवर्स की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ किसकी बात की गई है? मैक्सिमम वर्किंग आवर्स की बात की है, और वो भी कितने हैं? 5 घंटे बताए हुए हैं। Who may extend the working hours of any post office up to 8:30 p.m. and keep them open on Sunday also? कौन किसी भी डाकघर के काम काज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है और उन्हें रविवार के दिन भी खुला रख सकता है? अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो भी लिखे होंगे उनके नए रूल होंगे, या उनमें जो नए रूल आए होंगे उनमें कुछ ना कुछ अपडेट होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे हम नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में करते हैं कि कौन किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है। यानी कि नॉर्मल वीक डेज में वो शाम के 5 बजे छुट्टी नहीं करेंगे, वो 8:30 बजे, रात के 8:30 बजे तक काम करेंगे, और रविवार वाले दिन भी उनको काम करना होगा, या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी काम करना होगा। करेक्ट आंसर सी आ जाएगी। ये पावर होती है डायरेक्टर जनरल के पास। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम वहीं पे बात करें, नया रूल इसके बारे में क्या है? Who may, if it is necessary or expedient to meet the requirements of the public, or in any special circumstances specify the business hours and the days other than the working days including Sunday and holidays during which of the post offices shall be opened for business। अब देखो दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम टू सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक हो, यानी कि लोगों को अगर ऐसा आवश्यक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों के लिए ये ज़रूरी है, या किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है, डाकघर के जो काम काज के घंटे हैं उसके साथ साथ उनको रविवार या छुट्टियों सहित, ठीक है, छुट्टियों सहित कार्य दिवसों के अलावा अन्य दिवस निर्दिष्ट कर सकता है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि इसके पास ये पावर होगी, अगर लोगों के लिए ऐसा आवश्यक है वो डाकघरों के कारोबार के घंटों को बढ़ा सकता है, उन्हें रविवार या अन्य छुट्टियों वाले दिन भी खुला रख सकता है जिसमें वो कारोबार करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस गाइड रूल जो 2024 है उनके अनुसार ये पावर किसके पास है? करेक्ट आंसर आपके पास ए आएगा। सर्किल हेड या रीजनल हेड के पास ये पावर है। यानी कि सर्किल प्रमुख या फिर रीजनल हेड इस चीज का डिसीजन ले सकते हैं कि अगर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है, कैसा जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? घंटों को और ऐसे कार्य दिवसों के अलावा अन्य दिवसों को, मतलब कि जो छुट्टियां हैं पोस्ट ऑफिस की या संडे है, वो दिन भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जब डाकघर काम काज करने के लिए खुले रहेंगे। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स विच वर्क इज डन इन नाइट पोस्ट ऑफिसेज, बढ़े हुए काम काज के घंटों के दौरान रात्रिकालीन डाकघरों में कौन से काम किए जाते हैं? तो बुकिंग का काम किया जाता है, आईपीओ सेल किए जाते हैं, इसके अलावा डिपॉजिट किया जाता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स में शाम के 7 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सर्किल हेड और रीजनल हेड में
if it is necessary or expedient to meet the requirements of the public or any special circumstances specify according to पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि किसके पास ये पावर रहेगी, वो क्या कर सकता है, निर्दिष्ट कर सकता है कि डाकघर कितने घंटों के लिए काम करेगा, इनके वर्किंग आवर्स के अलावा अगर आगे उसको काम करना है, या फिर जो वर्किंग डेज है उसके अलावा अन्य दिनों को निर्दिष्ट कर सकता है जिन दिनों में पोस्ट ऑफिस काम काज करने के लिए खुले रहेंगे। तो कौन कौन से काम करने के लिए खुले रहेंगे, या फिर जो सर्कल हेड या रीजनल हेड है वो कौन कौन सी चीज़ों को ऐसे डाकघरों के संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है द बिजनेस आवर्स एंड द डेज अदर देन द वर्किंग डेज इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज ड्यूरिंग विच द पोस्ट ऑफिसेस शैल बी ओपनड फॉर बिजनेस। सबसे पहले सर्कल हेड या रीजनल हेड ये डिसाइड कर सकते हैं या ये निर्धारित कर सकते हैं कि काम काज के घंटे क्या रहेंगे। ठीक है, वो ये निर्धारित कर सकते हैं कि कोई भी पोस्ट ऑफिस है वो 7-8 बजे तक काम करेगा या कब तक काम करेगा, इस चीज़ को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल वर्किंग डेज है उसके अलावा बाकी दिन जैसे संडे आ जाते हैं या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज आ जाती हैं, उनमें कौन कौन से दिनों में पोस्ट ऑफिस काम काज करने के लिए खुले रहेंगे, तो इस चीज़ को निर्धारित कर सकते हैं सर्कल हेड या रीजनल हेड। द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस अवेलेबल ड्यूरिंग सच बिजनेस आवर्स, और अगर वो इस तरह के घंटों को निर्धारित करते हैं तो कौन कौन से काम निर्धारित किए हुए घंटों के दौरान किए जाएंगे, इस चीज़ को भी वो स्पेसिफाई करेंगे। The maximum number of items that may be tendered for booking during business hours to meet the rush of work in post offices। अब दूसरी बात वो और क्या डिसाइड कर सकते हैं या क्या निर्धारित कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा काम काज के घंटों के दौरान बुकिंग के लिए मैक्सिमम कितने आर्टिकल प्रस्तुत किए जा सकते हैं ताकि सभी लोगों को समान सुविधाएं या समान सेवाएं प्रदान की जा सकें। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो सर्कल हेड या रीजनल हेड के पास पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार ये पावर रहेगी। वो ये क्या कर सकते हैं, अगर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना ठीक है या आवश्यकता है इस तरह की, तो वो ये निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कोई भी पोस्ट ऑफिस अपने सामान्य कामकाज के घंटों के अलावा कौन से घंटों में काम करेंगे, और उसके अलावा जो नॉर्मल वर्किंग डेज है उसके अलावा बाकी दिनों में जैसे संडे हो जाएंगे या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज हो जाएंगी, कौन कौन से दिनों में और काम करने के लिए भी वो खुले रहेंगे। यानी कि वो नॉर्मल वर्किंग डेज में तो खुले रहेंगे, उसके अलावा वो संडे या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुले रहेंगे, तो ये निर्दिष्ट कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वो ये सारी चीज़ों को भी निर्दिष्ट करेंगे कि इस तरह के कामकाज के घंटों के दौरान या दिनों के दौरान कौन सा काम किया जाएगा। दूसरी बात और क्या निर्धारित कर सकते हैं, वो ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति बुकिंग के लिए मैक्सिमम इस तरह के वर्किंग डेज में या इस तरह के घंटों में कितने आर्टिकल बुकिंग के लिए प्रस्तुत कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who can decide the maximum number of items that may be tendered for booking during business hours to meet the rush of work in a post office? डाकघर में काम की भीड़ को पूरा करने और जनता को सुविधाओं की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक घंटों के दौरान बुकिंग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या का निर्णय कौन कर सकता है। यानी कि कौन ये निर्धारित कर सकता है कि पोस्ट ऑफिस में काम काज के घंटों के दौरान मैक्सिमम एक व्यक्ति के द्वारा कितने आर्टिकल बुकिंग के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब आप मेरी तरह चल रहे हो पोस्ट ऑफिस में और 100 आर्टिकल लेके आ रहे हो, अब सिर्फ आपका ही काम होगा, दूसरे जो बाकी आए हैं उनका काम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 100 आर्टिकल अगर बुक करने हैं तो टाइम लगेगा। तो सर्कल हेड या रीजनल हेड इस चीज़ का डिसीजन लेंगे या इस चीज़ को निर्धारित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक समय में 10 आर्टिकल प्रस्तुत कर सकता है बुकिंग के लिए, इससे ज़्यादा नहीं किए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। इस तरह का निर्धारण सर्किल हेड या रीजनल हेड के द्वारा किया जाएगा। वर्क विच इज़ नॉट डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, ऐसा काम जो रविवार या डाकघर छुट्टियों के दिन नहीं किया जाता है। लेटर बॉक्सेस की निकासी नहीं की जाती है, डिलीवरी और मनी ऑर्डर पेमेंट का काम भी नहीं किया जाता है। What is the meaning of नाइट पोस्ट ऑफिस? नाइट पोस्ट ऑफिस का क्या अर्थ हो जाएगा? तो नाइट पोस्ट ऑफिस एक ऐसा डाकघर होता है जो नॉर्मल वर्किंग डेज में रात के 8:30 बजे तक काम करता है और काम करने के लिए संडे और हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रहता है।
नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क्स ऑन ऑल पोस्टल हॉलीडेज एक्सेप्ट संडेज। रात्रिकालीन डाकघर रविवार को छोड़कर सभी डाक छुट्टियों पर काम करता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन तो काम करता ही है, संडे वाले दिन भी काम करता है। नाइट पोस्ट ऑफिस में वर्क अप टू, रात्रि डाकघर कितने बजे तक काम कर सकते हैं? रात के 8:30 बजे तक काम कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस ऑन संडे एंड हॉलीडेज आर, रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिनों में नाइट पोस्ट ऑफिस के काम काज के घंटे क्या होंगे? सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये काम करेंगे। Which clause of Post Office Guide Part 1 defines the night post offices? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लोज में नाइट पोस्ट ऑफिस को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 3 में नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में डिफाइन किया हुआ है। नाइट पोस्ट ऑफिस will transact those transactions which have been authorized by whom? रात्रि डाकघरों में वही काम किया जाएगा जो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर कौन सा काम किया जाएगा, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा? डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, डायरेक्टर जनरल। अगर यही क्वेश्चन आपसे पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सर्किल हेड या रीजनल हेड, क्योंकि हमने कर लिया सर्किल हेड या रीजनल हेड के पास ये पावर होती है उन घंटों को या उन दिनों को निर्दिष्ट करने की जो नॉर्मल वर्किंग डेज या नॉर्मल आपके वर्किंग आवर्स नहीं है, उसके अलावा जो भी आपके आवर्स है उनमें काम किया जाएगा या अन्य दिन है उनमें काम किया जाएगा। और क्या काम किया जाएगा ये भी सर्किल हेड और रीजनल हेड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टर जनरल हो जाएगा। ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज द नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन फॉर, रविवार और डाक अवकाश के दिन रात्रिकालीन डाकघर किस समय तक काम करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स के लिए। रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स क्या हो जाएंगे? सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। At night post offices, the registered newspapers are, रात्रिकालीन डाकघरों में पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। एक्सेप्टेड ऑन ऑल डेज एंड ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फीस। रात्रिकालीन डाकघरों में क्या किया जाता है? जो भी आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनको बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार किया जाता है। आरएमएस ऑफिसेज में भी बिना किसी लेट फीस के इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्लोज नंबर 4 है मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप मोबाइल लेके काम करोगे, इसका मतलब होता है चल डाकघर। चल डाकघर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि भाई अब आपके पास एक कमरा है, आपने उसमें पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो आप क्या उस पोस्ट ऑफिस को उठा के दूसरी जगह ले जाओगे? नहीं। तो ये जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं स्पेशली डिज़ाइंड वैन्स में, यानी कि वैन्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है पोस्ट ऑफिस के रूप में, तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके काम करती हैं। उनको क्या कहा जाता है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस विल ओपन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। मोबाइल डाकघर रविवार और डाकघर छुट्टियों पर खुले रहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है संडे वाले दिन भी और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, खुले नहीं रहते हैं। तो खुले कौन से डाकघर रहते हैं? नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुले रहेंगे। Which of the following mobile post offices are permitted to book money order? कौन से चलते फिरते डाकघरों को मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति है? मद्रास और नागपुर दोनों को सी ऑप्शन करेक्ट होगी। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज आर डिफाइंड इन विच क्लोज नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1? मोबाइल डाकघरों या चल डाकघरों को पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लोज में बताया गया है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस विच फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स इज कॉल्ड एज। ऐसे
डाकघर जो विशेष रूप से डिजाइन की गई वैन से अलग अलग निश्चित बिंदुओं पर जाकर काम करते हैं, ऐसे डाकघरों को क्या कहा जाएगा? मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा, चल डाकघर कहा जाएगा, क्योंकि ये चल के जाते हैं दूसरी जगह पे काम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज नंबर 5, बिजनेस आवर्स ऑन नॉर्मल वीकडेज। अब इसमें भी कुछ अपडेट्स हैं, उनको आपने ध्यान रखना है। सामान्य सप्ताह के दिनों में व्यावसायिक घंटे। द वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली फिक्स्ड बाय हुम। डाक घरों के काम काज के घंटे आमतौर पर किसके द्वारा तय किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सर्कल हेड के पास ये पावर होती है, वो डाकघर के काम काज के घंटों को निर्धारित करता है। अब हम साथ में ये भी पढ़ते थे, वो अपनी मर्जी से निर्धारण नहीं करता है, वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 में दिए हुए नियमों के अनुसार डाकघर के काम काज के घंटों को निर्धारित करता है। अब उन घंटों में, उन आवर्स में क्या हुआ है? अपडेट हुआ है। अब वो अपडेट आपने अपडेटेड रूल से कर लेना है, जो आपको क्लासेस में करवाया भी हुआ है। who are empowered to specify the period of each of the post offices under their jurisdiction during which business is transacted with the public or customers according to post office regulations 2024। अब यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन में क्या है? आपस में कनेक्शन है। अब कनेक्शन क्या है? हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया कि डाक घरों के काम काज के घंटे किसके द्वारा तय किए जाते हैं? सर्कल हेड के द्वारा किए जाते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? दूसरे क्वेश्चन में अभी तो सेम चीज पूछी है कि किसको यह अधिकार दिया गया है डाक घरों के काम काज के घंटों को निर्धारित करने का, निर्दिष्ट करने का। तो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक डाकघर की वह अवधि निर्दिष्ट करने का अधिकार किसे है जिसके दौरान जनता या ग्राहकों के साथ कामकाज किया जाएगा। यानी कि लोगों के साथ जो कामकाज करना है वो किस समय करना है, क्या वर्किंग आवर्स रहेंगे, इस चीज को निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सर्किल हेड, रीजनल हेड, डिविजनल हेड, इन तीनों के पास ये पावर रहेगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये किसी भी डाकघर के कर देंगे, सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाक घरों की वह अवधि ये निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके दौरान जनता या ग्राहकों के साथ कारोबार किया जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपस में सेम है, आंसर दोनों के अलग है। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको ध्यान में रखना है, उसी के अनुसार फिर आंसर बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, who are empowered to specify the period of each of the post office under their jurisdiction during which postal items are delivered and dispatched। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक डाकघर की वह अवधि निर्दिष्ट करने का अधिकार किसे है जिसके दौरान डाक सामग्री वितरित या प्रेषित की जानी है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये पावर भी सर्किल हेड, रीजनल हेड, डिविजनल हेड तीनों के पास रहेगी। तो ये क्या कर सकते हैं? अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी डाकघर की उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके दौरान वो डाकघर डिलीवरी और डिस्पैच का काम करेगा। According to which of the following the circle head, regional head, divisional head specify the period of each of the post offices under their jurisdiction during which business is transacted with the public or customers and the time at which items are delivered and dispatched। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सर्किल प्रमुख, रीजनल हेड या फिर मंडल प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक डाकघर की अवधि निर्दिष्ट करते हैं जिसके दौरान जनता या ग्राहकों के साथ कारोबार किया जाता है और साथ में डाक वस्तुओं की डिलीवरी और डिस्पैच का काम किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा? डी आ जाएगा। ऊपर जो भी पॉइंट दिए हैं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्दिष्ट करते हैं। अब सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड क्या करते हैं? अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी डाकघर की उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके दौरान जनता के साथ या ग्राहकों के साथ लेन देन किया जाना है और डाक वस्तुओं को वितरित या प्रेषित किया जाना है। अब ये क्या करेंगे? अपनी मर्जी से उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया जाएगा
कीपिंग इन व्यू द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। सबसे पहले किस चीज़ को ये ध्यान में रखेंगे, उस डाकघर के अधिकतम कामकाज के घंटे। अब मान लो उस डाकघर, कोई डाकघर है, उसके कामकाज के जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं वो है 5 आवर्स। अब ये जो है निर्दिष्ट करते समय इन 5 घंटों को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि इनके कामकाज के घंटे निर्दिष्ट करते समय 6 घंटे कर दिए, हालांकि इस डाकघर के मैक्सिमम वर्किंग आवर्स सिर्फ 5 घंटे थे। तो पहली बात ये उस डाकघर के मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद उनके बिजनेस आवर्स या कामकाज के घंटों को ध्यान में रखेंगे। कीपिंग इन व्यू लोकल कन्वीनियंस, स्थानीय सुविधा को ध्यान में रखेंगे। अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ आइटम्स, डाक वस्तुओं के आगमन और प्रेषण के समय को ध्यान में रखेंगे। और पोस्ट ऑफिस काउंटर्स के कामकाज को भी ध्यान में रखेंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन डाकघरों के कामकाज के घंटों को ये निर्दिष्ट करेंगे। Which of the following article cannot be booked to address of army post office? कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिन्हें सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं किया जा सकता? वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स को आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ऐसे डाकघर जिनके प्रभारी अधिकारी ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनको मैक्सिमम कितने घंटों के लिए खुला रखा जाता है? 5 घंटों के लिए। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार भी सेम चीज़ है, और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट और पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 में भी सेम ही चीज़ है। तो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार डाकघरों के मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे? 5 घंटे। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The working hours of the post offices are generally fixed by whom? डाकघरों के कामकाज के घंटे किसके द्वारा तय किए जाते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। अगर पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आंसर आपका क्या होगा? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन कर लिए। Generally, what are the business hours in the principal post offices? On Saturday for issue of money orders, sale and payment of postal order, saving bank and saving certificate transaction and payment of telephone bills. Post office guide part 1 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अपने ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार हर तरह के कामकाज के करने के जो वर्किंग आवर्स हैं वो 6 आवर्स हैं, रेफरेंस और इंक्वायरीज को छोड़कर। और बाकी हमारे पास पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, उसके अनुसार थोड़े से अलग हैं। तो आम तौर पर मनी ऑर्डर जारी करने, पोस्टल ऑर्डर की बिक्री करने, भुगतान करने, बचत बैंक और बचत प्रमाण पत्र लेन देन और टेलीफोन बिल के भुगतान के लिए शनिवार को मुख्य डाकघरों में व्यावसायिक घंटे क्या होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, क्योंकि किसके लिए पूछा गया है? सैटरडे के दिन पूछा गया है, तो शनिवार के दिन ये काम 3 घंटों के लिए किया जाता है। वहीं पे अगर आपसे अपडेटेड रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाए, मनी रिमिटांस हो, IPO सेल हो, EMO का काम हो, सेविंग बैंक का काम हो, ये सारा काम 6 घंटों के लिए किया जाता है। Which clause of post office guide part 1 describe the timing for working hours of post office? डाकघर गाइड 1 के किस खंड में डाकघर के काम के घंटों के समय का वर्णन किया हुआ है? क्लोज नंबर 5 में ये बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस में जो काम काज के घंटे होंगे वो किस तरह से सर्किल हेड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। Generally, what are the business hours in the principal post offices on normal weekdays for reference and inquiries? तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 और अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 दोनों के लिए आंसर सेम है। संदर्भ और पूछताछ के लिए नॉर्मल वीकडेज में क्या समय रहता है? ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, कार्यालय के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान रेफरेंस और इंक्वायरीज वाला काम किया जा सकता है। The business hours in a post office during which business is transacted with the public on normal weekdays which are not holidays for the post office or the government holidays for reference and inquiries is according to post office regulations 2024। अब post office regulation 2024 के अनुसार सेम क्वेश्चन पूछा गया है जो हमने 68 किया कि डाकघर में व्यावसायिक घंटे जिनके दौरान जनता के साथ लेन देन किया जाएगा सामान्य कार्य दिवसों पर संदर्भ पूछताछ के लिए क्या रहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास क्या आएगा? डी आएगा।
Generally, what are the business hours in the principal post offices on Saturday for booking of registered and insured articles including value payable articles? अब ये क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार है कि आमतौर पर प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में सैटरडे को, शनिवार की बात की है कि शनिवार वाले दिन मूल्य दे लेखों, पार्सल सहित पंजीकृत और बीमाकृत लेखों की बुकिंग के लिए व्यावसायिक घंटे क्या रहेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लगभग 5 घंटे के लिए ये काम किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें अपडेटेड रूल्स की, तो काउंटर सर्विसेज जिसमें आपकी बुकिंग आ जाएगी, आइटम्स को पोस्ट करना है या इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए प्रीमियम कलेक्शन है, तो ये सारा काम 6 घंटों के लिए किया जाता है। यानी कि बुकिंग का जो भी काम होगा वो भी 6 घंटे के लिए किया जाएगा। तो दोनों को आपने अब ध्यान में रखना है। The business hours in a post office during which business is transacted with the public on normal weekdays, which are not holidays for the post office or the government holidays, for counter services including booking and posting of items, premium collection of insurance premium is according to post office regulations 2024। अब पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाकघर में व्यावसायिक घंटे जिनके दौरान जनता के साथ लेन देन किया जाता है, सामान्य कार्य दिवसों पर वस्तुओं की बुकिंग, पोस्टिंग सहित काउंटर सेवाओं के लिए बीमा प्रीमियम का प्रीमियम संग्रह करने के लिए क्या रहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 6 घंटों के लिए ये काम किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The public business hours of the post offices are fixed with regard to which of the following? डाकघरों के सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे किसके संबंध में तय किए जाते हैं? तो किसी भी पोस्ट ऑफिस के जो पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं, एक बिजनेस आवर्स होते हैं जिसमें डाकघर काम काज करता है। कौन सा काम काज करता है? अपना जो भी है, बुकिंग का हो सकता है, डिलीवरी का हो सकता है, ठीक है। और जो पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं, यानी कि जिसमें लोगों के साथ लेन देन किया जाता है, तो ये जो पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस के, किसके संबंध में इनको तय किया जाता है? तो इसमें लोकल कन्वीनियंस, डाक के आगमन का समय और डाक के प्रेषण का समय, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समय को या पब्लिक बिजनेस आवर्स को फिक्स किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Hours of business of a post office and RMS office shows which of the following? डाकघर और RMS कार्यालय के काम काज के घंटे क्या दर्शाते हैं? तो किसी भी पोस्ट ऑफिस के या RMS ऑफिस के आवर्स ऑफ बिजनेस कौन कौन सी चीज़ों को दर्शाते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। The hours during which business is transacted with the public and the time at which mails are delivered and dispatched। वह घंटे जिसके दौरान जनता के साथ कारोबार किया जाता है और जिस समय डाक का वितरण और प्रेषण किया जाता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आएगी? डी आ जाएगी। तो किसी भी डाकघर के या आरएमएस कार्यालय के कामकाज के घंटों में इन सारी चीज़ों को दर्शाया जाएगा। The work which is done for about 6 to 7 hours on normal weekdays in post offices is, वह काम जो सामान्य सप्ताह के दिनों में पोस्ट ऑफिस में 6 से 7 घंटे के लिए किया जाता है, वो कौन सा काम है? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग, वीपी आर्टिकल्स और पार्सल्स की बुकिंग और टीएमओ, अभी तो नहीं होते हैं टीएमओ, लेकिन इनकी बुकिंग भी 6 से 7 घंटे के लिए की जाती है। वहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार, तो ये काम जो है 6 घंटों के लिए किया जाएगा। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड वीपी आर्टिकल्स और पार्सल्स इन पोस्ट ऑफिस इज डन अप टू ऑन सैटरडे। शनिवार वाले दिन, नॉर्मल वीकडेज में हमने कर लिया कि ये काम जो है कितने समय के लिए किया जाता है, तो ये काम किया जाता है, ये काम जो है 6 से 7 घंटे के लिए किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें शनिवार वाले दिन, ये जो बुकिंग का काम है कितने समय के लिए किया जाता है, किस समय तक किया जाता है? शाम के 3 बजे तक किया जाता है। यानी कि 5 घंटों के लिए काम किया जाएगा और 3 PM पर इसको रोक दिया जाएगा। बट आर दी बिजनेस आवर्स इन पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग, डाकघर में बुकिंग के लिए जो बिजनेस आवर्स हैं वो क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। 6 घंटे हैं। ये किसके अनुसार है? पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार है।
Which hours of every post office और RMS ऑफिस आर क्लियरली नोटिफाइड? प्रत्येक डाकघर या RMS कार्यालय के कौन से घंटे स्पष्ट रूप से अधिसूचित किए जाते हैं? तो कौन से घंटों को स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है? ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद पब्लिक, वह समय जिसके दौरान जनता के साथ लेन देन किया जाता है। दूसरा, वो टाइम जिसके दौरान डाक का वितरण और प्रेषण किया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ऑल वर्क एट दी पोस्ट ऑफिस काउंटर्स इज, डाकघर काउंटरों पर सभी काम क्या किया जाता है? ऑल वर्क विल बी स्टॉप्ड प्रिसाइसली एट द लेटेस्ट आवर्स फिक्स्ड, सारा काम बिल्कुल तय किए गए नवीनतम घंटों पर बंद कर दिया जाता है। यानी कि वर्तमान में या बिल्कुल नवीनतम, यानी कि आप कह सकते हैं नया जो भी निर्धारित किया जाता है कि पोस्ट ऑफिस में इतने बजे तक काम होगा, जैसे ही वो समय हो जाएगा, जैसे वो निर्धारित किया हुआ समय हो जाएगा, तुरंत डाकघर के काउंटर्स पर सारा काम बंद कर दिया जाएगा। Which of the following arrangements have been made in most stationary RMS offices? अब स्टेशनरी RMS ऑफिस क्या होते हैं? RMS ऑफिस दो तरह के होते हैं, एक स्टेशनरी ऑफिस होते हैं और दूसरे ट्रैवलिंग ऑफिसेज होते हैं। तो स्टेशनरी ऑफिस जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस है, मेल ऑफिस है। तो ऐसे जो भी स्टेशनरी RMS ऑफिस होते हैं वहाँ पर कौन सी व्यवस्था की जाती है? करेक्ट आंसर आपके पास डी आएगा। यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप्स और स्टेशनरी को बेचने का काम किया जाता है और पत्र डाक के पंजीकृत लेखों की बुकिंग का काम भी किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Who fixes the business hours of branch offices? शाखा कार्यालयों के काम काज के घंटे कौन तय करता है? कौन करता है? सब डिविजनल हेड करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Which facility is not provided by the branch post offices? शाखा डाकघरों द्वारा कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है? तो शाखा डाकघरों में इंटरनेशनल मेल की बुकिंग नहीं होती है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट से विड्रॉल करना, आर्टिकल्स का वितरण करना, पंजीकृत लेखों की, पार्सल्स की बुकिंग करना, ये सारा काम शाखा डाकघरों में किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ बैंकिंग आवर्स इन पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे इज, शनिवार को डाकघरों में बैंकिंग कार्य समय की अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। अब देखिए, जो सेविंग बैंक का पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शंस का काम किया जाता है पोस्ट ऑफिस में 5 घंटों के लिए, सैटरडे वाले दिन यही काम 3 बजे रोक दिया 3 घंटों के लिए किया जाता है, यानी कि दोपहर के 1 बजे तक ये काम किया जाता है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अकॉर्डिंग है। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार इसका आंसर क्या होना था? 5 घंटे। The hours of business is displayed in which part of post office? डाकघर के किस भाग में कार्य का समय प्रदर्शित किया जाता है? यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो आवर्स ऑफ बिजनेस हैं, काम काज के घंटे हैं, उनको डाकघर में कहाँ पे दर्शाया जाता है? इन अ प्लेस वेयर इट इज़ क्लियरली विजिबल टू ऑल, ऐसी जगह पे जहाँ से ये सभी को अच्छे से दिखाई दे, सभी आसानी से इसको देख सकें। The hours during which business is transacted with the public and times at which mails are delivered and dispatched in a post office are notified in which of the following? वे घंटे जिनमें जनता के साथ लेन देन किया जाता है तथा डाकघर में डाक वितरित और प्रेषित किए जाने का समय निम्नलिखित में से किसमें अधिसूचित किया जाता है? किसमें अधिसूचित किया जाता है? नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स, काम काज के घंटों की सूचना में। क्लोज नंबर 7 है बिजनेस डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, रविवार और डाकघर की छुट्टियों पर किया जाने वाला काम। एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस आर जनरली क्लोज्ड ऑन, रात्रिकालीन डाकघरों को छोड़कर बाकी सभी डाकघर आमतौर पर कब बंद रहते हैं? संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज या पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर बाकी सभी डाकघर बंद रहते हैं। Registered newspapers and packets of registered newspapers are accepted on Sunday and post office holidays without payment of any late fees in, पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट रविवार और डाकघर अवकाश पर बिना किसी विलंब शुल्क के भुगतान के कहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं? तो अगर आप पंजीकृत समाचार पत्र या उनके पैकेट्स को पोस्ट करना चाहते हैं और संडे या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं लेट फीस ना दूं, तो इनको कहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं? इनको प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, RMS ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस, कहीं भी आप पोस्ट कर सकते हैं और इसमें आप
आपको लेट फीस नहीं लगेगी। Facilities are provided for the posting of letters on which the prescribed late fees is paid during certain specific hours in which of the following। उन पत्रों की पोस्टिंग के लिए कहाँ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिन पर कुछ विशिष्ट घंटों के दौरान निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान किया गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास डी आ जाएगा। ऐसे आर्टिकल, ऐसे लेटर जिनके ऊपर आपसे लेट फीस ली जाती है निर्दिष्ट घंटों के दौरान, इस तरह के पत्रों को आरएमएस ऑफिसेज के लेटर बॉक्सेस में, सिलेक्टेड ऑफिसेज के लेटर बॉक्सेस में और आरएमएस मेल बैंड्स के लेटर बॉक्सेस में आप पोस्ट कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मशीन द्वारा फ्रैंक किए हुए लेख यानी कि ऐसी डाक वस्तुएं जिनके लिए डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए आपने फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन का यूज़ किया है और इस तरह के आर्टिकल्स को आप कहाँ पे पोस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे आर्टिकल्स को आपने लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं करना होता है। फिर चाहे वो लेटर बॉक्सेस पोस्ट ऑफिस के हों या मेल बैंड्स के हों, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगी। बट इज द लेट फीस फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। पंजीकृत लेखों की पोस्टिंग के लिए विलंब शुल्क क्या है? तो ये तो हमारे पास सेम है, पहले भी यही था, वर्तमान में भी यही है, 3 रुपये लिए जाते हैं। अगर आपने कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट करना है उसके ऊपर 3 रुपये लेट फीस आपसे ली जाएगी। Generally, all RMS offices sell stamps and postal stationery and grant a certificate of posting and book registered articles on payment of usual late fees during specified hours on Sunday and post office holidays। क्या तो हमें बताना है क्या यह सच है या असत्य है कि आमतौर पर जितने भी आरएमएस कार्यालय होते हैं रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दौरान निर्दिष्ट घंटों के दौरान सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर डाक टिकट और डाक स्टेशनरी बेचने का काम करते हैं और पोस्टिंग प्रमाण पत्र प्रदान करने का काम करते हैं। हिंदी में इसको आपने ठीक कर लेना है। हिंदी में क्या होगा कि आमतौर पर जितने भी आरएमएस कार्यालय होते हैं रविवार और डाकघर की छुट्टियों में क्या करते हैं, वो डाक टिकट और डाक स्टेशनरी बेचने का काम करते हैं, पोस्टिंग प्रमाण पत्र प्रदान करने का काम करते हैं और सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत लेख बुक करने का काम करते हैं। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। During specified hours on Sunday and postal holidays, all RMS offices only book registered articles on the payment of the। रविवार और डाकघर अवकाश के दिनों में निर्दिष्ट समय के दौरान सभी आरएमएस कार्यालय सामान्यतः किसके भुगतान पर पंजीकृत लेखों की बुकिंग करते हैं? लेट फीस के भुगतान पर। कि ये क्या करते हैं, लेट फीस के भुगतान पर पंजीकृत लेखों को बुक करते हैं। और कौन से पंजीकृत लेख? पत्र डाक के। मेल ऑफिस इज ऑथराइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डाक कार्यालय किस चीज़ के लिए अधिकृत है? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी, सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। ऊपर हमने क्वेश्चन किया था कि जो भी आरएमएस के स्टेशनरी ऑफिसेज होते हैं, आरएमएस का स्टेशनरी ऑफिस मेल ऑफिस भी होता है, तो इनको ये अधिकृत किया है कि ये पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी बेच सकते हैं और उसके अलावा पत्र डाक के पंजीकृत लेखों की बुकिंग भी कर सकते हैं। क्लोज नंबर 8 है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज के बारे में, डाकघर की छुट्टियों के बारे में। पोस्ट ऑफिसेज ऑब्जर्व 17 हॉलीडेज इन ईयर, आउट ऑफ विच हाउ मैनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड कंपल्सरली इन ऑल सर्कल्स। डाकघरों में एक वर्ष में 17 अवकाश मनाए जाते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिसेज में 17 हॉलीडेज होती हैं और किसमें कितनी छुट्टियां जो है वो सभी सर्किल में अनिवार्य रूप से एक साथ मनाई जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस में 17 हॉलीडेज मनाई जाती हैं, उसमें से 14 हॉलीडेज सभी सर्कल्स में एक साथ होती हैं और 3 हॉलीडेज सर्कल टू सर्कल वेरी करती हैं, यानी कि हर सर्कल में अलग अलग हो सकती हैं। विच इज नॉट द पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, इनमें से कौन सा डाकघर अवकाश नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, टीचर्स डे या शिक्षक दिवस। डाकघर अवकाश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर अवकाश नहीं है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, महावीर जयंती ये सभी पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी।
क्लोज नंबर 9 है डिजायरेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की वांछनीयता, कि आपको किसी भी डाक वस्तु को पोस्ट करने से पहले ही उसके ऊपर लगने वाले डाक शुल्क का भुगतान क्यों करना चाहिए। Which of the following articles are liable to detention for the purpose of taxing the postage due on them? कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिन्हें उन पर डाक शुल्क लगाने के उद्देश्य से रोका जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कौन सी डाक वस्तुएं, अनपेड आर्टिकल्स और इनसफिशेंटली पेड आर्टिकल्स, ऐसी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर आपने डाक शुल्क का भुगतान ना किया हो। अगर डाक शुल्क का भुगतान किया है तो पूरा नहीं किया हो, ऐसी डाक वस्तुओं को उनके ऊपर ड्यू चार्जेस लगाने के उद्देश्य से रोका जा सकता है। Which of the following articles are not afforded any greater security in transmission over other unregistered mail? निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तुओं को अन्य अपंजीकृत मेल पर प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास याद आएगा। जो अनपेड आर्टिकल या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल होते हैं उनको प्रसारण में ज़्यादा सुरक्षा नहीं दी जाती है। किसके अकॉर्डिंग, अपंजीकृत डाक के अनुसार। भाई प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज डिजायरेबल, डाक शुल्क के पूरा भुगतान की वांछनीयता क्यों है। क्यों डाक शुल्क का पूरा भुगतान करना चाहिए, क्योंकि अनपेड आर्टिकल नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन, अवैतनिक डाक वस्तुओं को प्रसारण में कोई भी अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। कि अगर आपने आर्टिकल अनपेड भेजा है उसको ज़्यादा सुरक्षा नहीं दी जाएगी प्रसारण के दौरान। अनपेड आर्टिकल्स आर लायबल टू डिटेंशंस फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम, अगर कोई आर्टिकल अनपेड है उसके ऊपर ड्यू चार्जेस लगाने के उद्देश्य से उसको रोका जा सकता है। अनपेड आर्टिकल आर नॉट इशूड अलोंग विद द स्पेशल डिलीवरीज, और अनपेड आर्टिकल्स को विशेष वितरण के साथ जारी नहीं किया जाता है। For which of the following articles it will be the endeavor of the post office to forward by the earliest possible and effect delivery as expeditiously as possible? किस तरह की डाक वस्तुओं के लिए डाक घर का ये प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जाए और जितनी जल्दी हो सके उनका वितरण किया जा सके। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पूरी तरह से प्रीपेड डाक वस्तुओं के लिए, पूरी तरह से भुगतान किए हुए लेखों के लिए डाकघर इस तरह का प्रयास करता है कि जितनी जल्दी हो सके उनको ट्रांसमिट किया जाए, उनके गंतव्य के लिए भेजा जाए और जितनी जल्दी हो सके उनका वितरण किया जाए। अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर मेल, अन्य मेल की तुलना में अवैतनिक लेखों को प्रेषण में अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो किस डाक के तुलना में, अनरजिस्टर्ड मेल, अपंजीकृत डाक की तुलना में अवैतनिक लेखों को ज़्यादा सुरक्षा नहीं दी जाती है। आगे चलते हैं। क्लोज नंबर 10 है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकट और स्टेशनरी के बारे में। Which of the following articles of post office bears embossed stamps? डाक घर के निम्नलिखित में से किस लेख पर उभरे हुए डाक टिकट होते हैं। यानी कि ऐसी डाक वस्तुएं जिनमें क्या होती हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स पहले से ही लगी होती हैं निर्धारित मूल्य की। करेक्ट आंसर डी आएगा। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड और एनवलप, इन सब के ऊपर एम्बोस्ड स्टैम्प्स पहले से ही लगी होती हैं निर्धारित मूल्य की। तो आपने देखे भी होंगे पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले एनवलप के ऊपर जैसे 5 रुपए की डाक टिकट लगी होती है, वो उसको कहते हैं एम्बोस्ड स्टैम्प, वो पहले से ही उसमें उभरी हुई होती है। बट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप द फिलैटेलिक ब्यूरो, डाक टिकट ब्यूरो की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जो फिलैटली ब्यूरोस हैं क्यों इनको सेट किया गया है। इट इज़ टू कैटर द नीड्स ऑफ फिलैटलिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर्स, जो भी डाक टिकट संग्रह करता है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिलैटली ब्यूरोस की स्थापना की गई है।
मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस आर, डाक शुल्क के भुगतान के क्या क्या साधन हैं, यानी कि डाक वस्तुओं के लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए आपके पास क्या क्या साधन हैं। आप पोस्टेज स्टैंप्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एम्बोस्ड स्टेशनरी ली है तो वो भी क्या होती है, डाक शुल्क का भुगतान करने का एक माध्यम है। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन के माध्यम से भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आएगी। रेवेन्यू स्टैंप्स या राजस्व टिकटों का उपयोग कभी भी डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए। रेवेन्यू स्टैंप्स आर इशूड बाय हुम, राजस्व टिकट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो रेवेन्यू स्टैंप्स में किसके द्वारा जारी की जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती हैं। Which stamps are used for the payment of postage, डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए किस तरह के डाक टिकटों का उपयोग किया जाता है, पोस्टेज स्टैंप्स या डाक टिकटों का उपयोग किया जाता है। रेवेन्यू स्टैंप्स का यूज डाक शुल्क के भुगतान में नहीं किया जाएगा। ओवरसीज ऑर्डर्स ऑफ फिलैटली आर एग्जीक्यूटेड एट, डाक टिकट संग्रह के विदेशी आदेश कहाँ पर निष्पादित किए जाते हैं, यानी कि अगर कोई ओवरसीज ऑर्डर आता है फिलैटली का, विदेश से कोई आदेश आता है फिलैटली का, तो उसको बॉम्बे जीपीओ के द्वारा निष्पादित किया जाता है, यानी कि उसका प्रसारण कहाँ पे होगा, बॉम्बे जीपीओ में होगा। पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस इज नॉर्मली टू बी डन बाय द मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द, डाक शुल्क का भुगतान आमतौर पर किसके अधिकार के तहत भारतीय डाकघर द्वारा जारी डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए आप डाक टिकटों का उपयोग करते हैं, ये डाक टिकट डाकघर के द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे अपनी मर्जी से डाकघर इनको जारी नहीं करता है। किसके अधिकार के तहत इनको जारी किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। If the postage charges required on embossed postal stationery is more than the value of the stamps printed on the article, then the difference can be made good by the, यदि उभरी हुई डाक स्टेशनरी पर आवश्यक डाक शुल्क वस्तु पर मुद्रित टिकटों के मूल्य से अधिक है तो अंतर को कैसे पूरा किया जा सकता है। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, पोस्ट ऑफिस में एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी होती है, उसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं एनवल्प की। इसके ऊपर यहाँ पर 5 रुपए की डाक टिकट उभरी हुई होती है और ये एनवल्प आपको कितने का मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा। मान लीजिए आपने एक लेटर पोस्ट करना है, लेकिन लेटर पोस्ट करने के लिए जो चार्जेस बने वो बने 10 रुपये। अब आप इस तरह की एम्बोस्ड स्टेशनरी का यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट पहले ही लगा हुआ है, लेकिन पोस्टेज चार्जेस 10 रुपये बनते हैं, तो आप इस 5 रुपये के डिफरेंस को कैसे पूरा करेंगे, अतिरिक्त अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर, यानी कि जितने मूल्य के डाक टिकट आपको लगाने हैं एक्स्ट्रा, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। कि ऐसे 5 रुपये के डाक टिकट तो उसके ऊपर पहले ही एम्बोस्ड है, तो 5 रुपये की और डाक टिकट लगा सकते हैं, इसको आप इस तरह से पूरा कर पाएंगे। इफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड on unaccountable item which have embossed postage on it is more than the value of the stamp printed on them, the difference shall be made good by, यदि गैर जवाबदेह डाक वस्तुओं पर, यानी कि अनअकाउंटेबल आर्टिकल जैसे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हो जाएंगे, तो उनके ऊपर अगर उभरा हुआ डाक टिकट है, लेकिन उभरे हुए डाक टिकट के साथ आप उसके पोस्टेज चार्जेस को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अतिरिक्त मूल्य के डाक टिकट लगा सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी, बाय अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ द रिक्वेस्टेड वैल्यू। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024, दोनों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। Which type of stamps are not issued by the postal department, डाक विभाग द्वारा किस प्रकार के डाक टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रेवेन्यू स्टैम्प्स को पोस्ट ऑफिस जारी नहीं करता है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स, डेफिनेटिव स्टैम्प्स और कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प, ये सभी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की जाती हैं।
but action will be taken if revenue stamps are fixed on a letter in the place of postage stamps. मान लीजिए कोई लेटर आप पोस्ट करते हैं, क्योंकि आप रेवेन्यू स्टैम्प्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर रेवेन्यू स्टैम्प्स का यूज़ उसको पोस्ट करने के लिए किया है तो ऐसे आर्टिकल को क्या किया जाएगा, ट्रीटेड एज अनपेड, इसे अवैतनिक माना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज नंबर 12। क्लोज नंबर 11 के लिए जिसमें फ्रैंकिंग मशीन आता है, नेक्स्ट वीडियो आएगी। क्लोज नंबर 12 है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, डाक शुल्क का नगद पूर्व भुगतान। प्री पेमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन कैसे, कैश में। The facility of prepayment of postage in cash subject to certain conditions is available for which of the following? नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा कुछ शर्तों के साथ किसके लिए उपलब्ध होगी? तो ये सुविधा लेटर्स के लिए, इनलाइन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, पैकेट और अनरजिस्टर्ड पार्सल सब के लिए उपलब्ध होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। The special registration envelopes provided by post office should be used for the transmission of। डाकघर द्वारा प्रदान किए गए विशेष पंजीकरण लिफाफे किसके प्रसारण के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए? तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इनका यूज़ आपने अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए नहीं करना है। आप इसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, इस तरह के आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Prepayment of postage is accepted in case of large number of articles subject to a minimum of how many articles in small cities? छोटे शहरों में कम से कम कितने डाक लेखों को पोस्ट करने पर डाक शुल्क का पूरा भुगतान स्वीकार किया जाएगा? तो छोटे शहरों में कम से कम आपको 250 आर्टिकल पोस्ट करने होंगे। वहीं पे बड़े शहरों की बात करें तो 500 आर्टिकल्स आपको पोस्ट करने होंगे। हु इज़ ऑथराइज्ड टू इशू सैंक्शन फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश? डाक शुल्क के पूरा भुगतान के लिए कौन सैंक्शन कर सकता है? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। The facility of prepayment of postage in cash is also available at selected gazetted and higher selection grade post offices to firms or business establishments who post not less than articles at a time in respect of letters enclosed covers। नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा चयनित राजपत्रित और हायर सिलेक्शन ग्रेड डाकघरों में भी उपलब्ध होगी, लेकिन किन फर्मों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जो क्लोज्ड एनवलप्स में, बंद लिफाफों में एक समय में कम से कम 500 आर्टिकल पोस्ट करते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। क्लोज नंबर 13 है स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैम्प्स, खराब या विरूपित डाक टिकट। Which stamps are not allowed in payment of postage? ऐसे कौन से डाक टिकट हैं जिनका यूज़ आप डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं कर सकते? ओब्लिटरेटेड, डिफेस्ड और कट। ऐसे डाक टिकट जो ओब्लिटरेट हो चुके हैं, डिफेस हो चुके हैं, जिनको विरूपित किया जा चुका है। यानी कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई आर्टिकल आपने भेजा, उसके ऊपर जब आप डाक टिकट लगाते हैं तो भेजने से पहले, उसकी पोस्टिंग से पहले उस आर्टिकल के ऊपर लगे डाक टिकट को रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, उसको डिफेस करना। तो ऐसे डाक टिकट या फटे हुए डाक टिकट, इस तरह के डाक टिकटों को डाक शुल्क के भुगतान में यूज नहीं किया जा सकता। The use of a postage stamp for the payment of postage charges or postal fees with intent to cause loss to the central government which has already been used for that or any other purpose is offense under the। केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अगर आप डाक शुल्क के भुगतान के लिए ऐसे डाक टिकट का यूज़ करते हैं जो पहले से ही किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा चुका है। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक आर्टिकल भेजा, एक मैंने अपने दोस्त के लिए एक लेटर भेजा, उसके ऊपर मैंने 5 रुपये का डाक टिकट लगाया था। अब क्योंकि मैंने वो आर्टिकल भेजा तो वो 5 रुपये का जो डाक टिकट लगाया था उसका पर्पज़ पूरा हो गया। अब मेरे दोस्त ने क्या किया, वही डाक टिकट का यूज़ कर लिया और मुझे वापस एक लेटर भेज दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपराध हो जाएगा कि ऐसे डाक टिकट का यूज़ वो कर रहा है जिसको पहले से ही यूज़ किया जा चुका है, चाहे वो किसी भी उद्देश्य के लिए यूज़ हुआ हो। तो ये किसके तहत एक अपराध माना जाएगा? इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसे एक अपराध माना जाएगा। अब सेम यही क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 में है,
The act of uses of previously used postage stamp fraudulently or with intent to cause loss to central government shall be। पहले से उपयोग किए गए डाक टिकट का धोखाधड़ी से या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उपयोग करने का कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट यहाँ पे ए आ जाएगा, पनिशेबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देश में लागू कानून के तहत इसको दंडनीय माना जाएगा। यूज ऑफ प्रीवियसली यूज्ड पोस्टेज स्टैंप इज एन ऑफेंस अंडर, तो ये फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि पहले से उपयोग किए जा चुके डाक टिकट का फिर से उपयोग करना ये किसके तहत अपराध माना जाएगा? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। क्लोज नंबर 14 की बात करें, फिक्टिशियस स्टैंप्स, नकली डाक टिकट। द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ अ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैंप्स इज प्रोहिबिटेड। नकली डाक टिकटों का निर्माण करना और नकली डाक टिकटों का उपयोग करना दोनों ही चीज़ों को निषिद्ध किया हुआ है, इनके प्रतिबंधित है। आप ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा। किसके तहत इसको अपराध माना जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। The illegal manufacturing and usage of postage stamp such as forged, counterfeit और fictitious postage stamps shall be। जाली डाक टिकटों का, नकली डाक टिकटों का या काल्पनिक डाक टिकटों का उपयोग करना, उनको निर्माण करना, तो ये किसके तहत यहाँ पे इसको अपराध माना जाएगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है डाकघर विनियम 2024 के अनुसार है, तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा, उस समय लागू देश के कानून के तहत इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैंप्स फॉर एनी पर्पस बट्सओवर इज प्रोहिबिटेड। किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण करना या उपयोग करना निषिद्ध माना गया है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत इसको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, इंडियन पीनल कोड 1860। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 263A के तहत इसे अपराध माना जाएगा। However, reproduction of stamps is allowed for illustration purposes in a flat leaf publication only in which color? और देखिए, नकली डाक टिकटों का निर्माण करना, काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण करना या उपयोग करना, ये क्या है? एक अपराध है। लेकिन डाक टिकट प्रकाशन में दृष्टांत उद्देश्यों के लिए टिकटों के पुनरुत्पादन की अनुमति है। यानी कि किसी भी फ्लैट लीफ पब्लिकेशन में रिप्रोडक्शन की, फ्लैट लीफ पब्लिकेशन में इलुस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, यानी कि दृष्टांत उद्देश्यों के लिए अगर डाक टिकटों का पुनरुत्पादन किया जाता है तो इसकी अनुमति है। लेकिन इस तरह के डाक टिकट सिर्फ काले रंग में होने चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। क्लोज नंबर 15 है पैकिंग के बारे में। किसी भी आर्टिकल की जो पैकिंग है वो किस तरह से की जाएगी? एवरी लेटर और पार्सल शुड बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिसेज। जब भी किसी आर्टिकल को भेजा जाता है और उसके वितरण होने तक कम से कम उसके ऊपर 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए। और ये जो 2 कम से कम वाले डाकघर हैं कौन कौन से हैं? बुकिंग पोस्ट ऑफिस और डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी आर्टिकल पोस्टेड इवन फॉर फ्रेजाइल आर्टिकल्स। डाकघर प्रत्येक पोस्ट किए गए लेख के लिए जिम्मेदार है, यहाँ तक कि नाजुक लेखों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। पोस्ट ऑफिस जो है, अगर फ्रेजाइल कोई भी आर्टिकल आप भेजते हैं, ऐसा कोई भी सामान भेजते हैं जो टूट सकता है, तो इस तरह के आर्टिकल्स के लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। When wax cloth is used for the protection of letter, packet, parcel, then it should be। जब पत्र, पैकेट या पार्सल की सुरक्षा के लिए मोम के कपड़े का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? यूज्ड एज एन इनसाइड कवर। इसे आंतरिक आवरण की तरह यूज़ किया जाना चाहिए। तो जब भी आपने वैक्स क्लॉथ का यूज़ करना है, मान लीजिए किसी लेटर, पैकेट या पार्सल की सुरक्षा के लिए आपको वैक्स क्लॉथ यूज़ करना पड़ रहा है, इनसाइड कवर की तरह आप इसको यूज़ करेंगे, यानी कि इसके बाहर भी एक कवर होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग पेपर सिक्योरली फास्टेंड आउटसाइड द वैक्स क्लॉथ टू रिसीव द, पर्याप्त रूप से मजबूत कागज क्या प्राप्त करने के लिए मोम के कपड़े के बाहर सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपने वैक्स क्लॉथ का यूज़ किया है किसी भी आर्टिकल की पैकिंग के लिए, तो उस वैक्स क्लॉथ के बाहर आपको स्ट्रॉन्ग पेपर सुरक्षित रूप से चिपका देना है। ऐसा क्यों? ताकि उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप लगाई जा सके और डाक टिकट उसके ऊपर लगाए जा सकें। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एब्री शुड बी क्लोज्ड इन सच मैनर दैट इट डज नॉट गिव राइज टू शार्प एजेस, किसको इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि इसमें तीखे किनारे ना बने। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रत्येक पत्र, पैकेट और पार्सल को इस तरह से आपने बंद करना है कि तीखे किनारे ना बने जिसकी वजह से बाकी किसी डाक वस्तुओं को या पोस्टल ऑफिशियल्स को कोई नुकसान पहुंचे। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प ऑफ एट लीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिसेज, प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए। तो कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए, एक बुकिंग ऑफिस की और दूसरी डिलीवरी ऑफिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर, किसी भी आर्टिकल को स्ट्रॉन्ग कवर में क्यों पैक करना चाहिए। तो अगर आर्टिकल जब भी आप भेजते हैं, इट लाइएबल टू अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन मेल बैग ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो मजबूत कवर में आपने इसलिए पैक करना है क्योंकि प्रसारण के दौरान डाक वस्तुओं को अत्यधिक प्रेशर और फ्रिक्शन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर और भी बहुत सारे आर्टिकल हो सकते हैं, बार बार वो दूसरे आर्टिकल्स के साथ टकराएंगे। तो अगर मजबूत कवर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आर्टिकल बिखर जाएगा। इट सफर्स फ्रॉम स्टैंपिंग प्रेशर, अब आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जब स्टैंप लगाई जाती है कितनी ज़ोर से लगाई जाती है, तो अगर आर्टिकल का कवर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा। क्लोज नंबर 16 है सीलिंग के बारे में। द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज फॉर सील आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स एक्सेप्ट व्हेन सच सील्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल टू विच दे आर अप्लाइड, तो लोगों को सलाह दी जाती है कि अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए किस चीज़ का उपयोग ना करें। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उनको सलाह दी जाती है कि वो सीलिंग वैक्स का उपयोग इनको बाहर से सील करने के लिए ना करें जब तक कि इस तरह की सील उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक ना हो। When sealing wax is used for sealing outside unregistered letters and packets, what should be laid on wax before seal is applied? जब अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों के बाहर सीलिंग के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग किया जाता है, हालांकि आपको यूज़ नहीं करनी है लेकिन अगर आवश्यक है और आपने इसका यूज़ किया तो सील लगाने से पहले वैक्स पर क्या लगाया जाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ए पीस ऑफ टिश्यू और थिन पेपर। अब क्या हुआ, एक मैंने आर्टिकल भेजना है, एक एनवल्प मैंने भेजना है, यहाँ पर मैंने सीलिंग वैक्स लगा दी क्योंकि मुझे यहाँ पे सीलिंग वैक्स लगानी ज़रूरी थी, मैंने यहाँ पर सीलिंग वैक्स लगा दी। अब मुझे बोला है इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, सील लगाऊंगा। पहले सीलिंग वैक्स लगा दी, नहीं कि मोम लगा दिया, मोम के ऊपर मैं सील लगाऊंगा, फिर एक इंप्रेशन बनेगी। लेकिन मुझे क्या बोला जाएगा कि ये जो सीलिंग वैक्स मैंने लगाई है इसके ऊपर मैं पहले क्या करूँ, एक पतले कागज़ का टुकड़ा या टिश्यू पेपर रख दूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, सील लगाऊँ, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरे आर्टिकल्स जब इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। क्लोज नंबर 17 है पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में, सिक्कों की पोस्टिंग के बारे में, कि जब भी आप सिक्के वगैरह पोस्ट करते हैं तो क्या कंडीशंस रहती हैं। कॉइन्स, ज्वेलरी, करेंसी और बैंक नोट्स, बुलियन, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स कैन बी सेंट ओनली बाय, सिक्के, आभूषण, मुद्रा या बैंक नोट, बुलियन, सोने और चांदी के लेख, कीमती पत्थर केवल किसके द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो इनको डाक के द्वारा अगर आप भेजना चाहते हैं, बीमाकृत डाक, यानी कि इस तरह के आर्टिकल की आपको इंश्योरेंस करनी होगी, इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से ये भेजे जाएंगे। एक्सप्रेशन आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर मीन्स, अभिव्यक्ति सोने या चांदी के लेख का क्या अर्थ हो जाएगा।
क्लोज नंबर 17 में दिया हुआ है कि अगर आपने आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर को डाक के माध्यम से भेजना तो इंश्योरेंस कंपलसरी होगी। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऐसे आर्टिकल जो पूरी तरह से सोने या चांदी से बने हो या फिर वो आंशिक रूप से यानी कि उनका कुछ हिस्सा सोने या चांदी का अगर बना हो तो उनको क्या कहा जाएगा, सोने या चांदी के लेख कहा जाएगा। एक्सप्रेशन कॉइन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, अभिव्यक्ति सिक्का में क्या शामिल नहीं है। अब कॉइन आता है जो क्लोज नंबर 17 है उसमें, तो सिक्का जो शब्द आता है उसमें क्या शामिल नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कट काउंटरफीट कॉइन्स रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द करेंसी डिपार्टमेंट एंड मिनट, मुद्रा विभाग और टकसालों की ओर से भेजे गए नकली सिक्कों की काटें, यानी कि ऐसे सिक्के जिनको क्या किया गया मुद्रा विभाग ने या फिर जो टकसाल क्या होते हैं जो सिक्कों वगैरह की परख करते हैं, तो अगर उन्होंने कट लगाकर किसी कॉइन को भेज दिया कि ये असली नहीं है ये नकली कॉइन है, तो इस तरह के जो कट काउंटरफीट कॉइन होते हैं जिनको करेंसी डिपार्टमेंट द्वारा या मिनट्स द्वारा रिमिट किया जाता है कि ये नकली सिक्के हैं, तो इनको सिक्का अभिव्यक्ति में नहीं गिना जाएगा, इनकी इनको कॉइन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि आप क्या कट काउंटरफीट कॉइन्स को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, बिल्कुल भाई इनको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन इनके लिए इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होगी क्योंकि ये कॉइन्स में नहीं आते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। अकॉर्डिंग टू क्लोज नंबर 17 व्हाट डज एक्सप्रेशन ज्वेलरी, क्लोज नंबर 17 के अनुसार आभूषण का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी आएगा। बाचिस द केसेस ऑफ विच आर एंटायरली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम, ऐसी घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से सोने चांदी या प्लेटिनम के बने हों। बाचिस द केसेस ऑफ विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम, या फिर ऐसी घड़ियां जो मुख्य रूप से, आंशिक रूप की बात नहीं की है यहाँ पे, पार्शली नहीं बोला, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर तो वहाँ पे पार्शली की बात भी की थी, आंशिक रूप की भी बात की थी, लेकिन यहाँ पे आंशिक रूप की बात नहीं की है, मेनली यानी कि ऐसी घड़ियां जो मुख्य रूप से सोने चांदी या प्लेटिनम से बनी हो उनको ज्वेलरी में गिना जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स कम्स अंडर विच क्लोज, सिक्कों की पोस्टिंग के बारे में कौन से क्लोज में दिया हुआ है, क्लोज नंबर 17 में, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फिर आगे हमारे पास कौन सा सामान केवल बीमा करवाने के माध्यम से ही करवाने के बाद ही अंतर्देशीय डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी को कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, करेंसी या बैंक नोट अगर आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो इनकी इंश्योरेंस आपको करवानी होगी। But is the risk of sending articles of value in unregistered letter or unregistered parcel, अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में मूल्यवान लेख भेजने का क्या जोखिम है। अगर आपने क्या किया, कोई कीमती सामान को आपने अनरजिस्टर्ड पार्सल में भेज दिया, आपने उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई, तो इससे क्या खतरा हो सकता है, इससे प्रेषक अपनी संपत्ति खो सकता है। इट एक्सपोजेस टू टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स द आर्टिकल पासिस, यह हर उस एक व्यक्ति के प्रलोभन को उजागर करेगा, यानी कि किसी के मन में लालच आएगा, अगर आपने अनरजिस्टर्ड भेज दिया है उसको और उसमें कुछ कीमती सामान है तो इससे क्या होगा, किसी के मन में लालच आ सकता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया आपका आर्टिकल, तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। क्लोज नंबर 18 है लेटर बॉक्सेस के बारे में। लेटर बॉक्स जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, लेटर बॉक्स में कौन से आर्टिकल्स को पोस्ट नहीं किया जा सकता। तो लेटर बॉक्सेस में ना तो आपने मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्ट करने हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं लेकिन वो पूरी तरह से प्रीपेड होने चाहिए, पंजीकृत लेखों को भी लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं किया जाएगा। Which articles can be delivered through post box, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से लेख पोस्ट किए जा सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पहली बात वो आर्टिकल पूरी तरह से प्रीपेड होने चाहिए, दूसरी बात वो आर्टिकल अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, तीसरी बात इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा, फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेखों का वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना लेटर बॉक्स नहीं दिया, हम लेटर बॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन पोस्ट बॉक्सेस, पोस्ट बॉक्स में कौन से आर्टिकल्स को पोस्ट किया जा सकता है। अब बुक में मैंने यही सेम क्वेश्चन डाला था और बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये तो गलत आंसर बताए हुए। आंसर बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। मैंने बोला जो क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं वास्तव में वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला है, पोस्ट बॉक्स। अब जो पोस्ट बॉक्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है डिलीवरी के लिए, लेटर बॉक्सेस का यूज़ किया जाता है पोस्टिंग के लिए। तो पोस्ट नहीं किया जाएगा कोई भी आर्टिकल पोस्ट बॉक्स में, डिलीवर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्सेस, निम्नलिखित में से किसे लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लेटर बॉक्सेस में लेटर्स, लेटर कार्ड, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड, एयरमेल पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर, ब्लाइंड लिटरेचर, इसमें कुछ फॉरेन पोस्ट के आर्टिकल भी हैं, इनको भी आप लेटर बॉक्सेस में पोस्ट कर सकते हैं। क्लोज नंबर 19 है पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस, विशेष पत्र पेटियों में पोस्ट करना। अब कुछ स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं, उनमें पोस्टिंग की क्या क्या शर्तें हैं। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर ओनली, ऐसे आपके लेटर बॉक्सेस जिनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फॉर लेटर्स ओनली, उनके ऊपर ये ऐसा प्रिंट किया हुआ है, लिखा हुआ है कि फॉर लेटर्स ओनली, तो उसमें आप क्या पोस्ट करेंगे। ऐसे लेटर बॉक्सेस में लेटर और पोस्ट कार्ड दोनों तरह के आर्टिकल पोस्ट किए जा सकते हैं। Special letter boxes provided in cities for posting of airmail articles और QMS articles are used to post which of the following, हवाई डाक लेख या QMS लेखों की पोस्टिंग के लिए शहरों में उपलब्ध करवाए गए विशेष लेटर बॉक्सेस में कौन से आर्टिकल पोस्ट किए जाएंगे। तो ऐसे आर्टिकल जो QMS आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए या एयरमेल आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनमें आपने केवल एयरमेल या QMS आर्टिकल्स को ही पोस्ट करना है, इसके अलावा नहीं करेंगे। If other articles posted in special letter boxes for which they cannot use to posting of such articles then, अब मान लीजिए स्पेशल लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करने के लिए आप कोई ऐसा आर्टिकल डाल देते हैं जो उसके लिए नहीं है, यानी कि उस लेटर बॉक्स का यूज़ उसको पोस्ट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर भी आपने उसमें वो आर्टिकल डाल दिया, तो क्या होगा, ऐसे आर्टिकल्स को डिटेन कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस कौन से क्लोज में दिया हुआ है, क्लोज नंबर 19 में दिया हुआ है। QMS आर्टिकल शुड बेयर फुल पिन कोड बिलो द नेम ऑफ द, QMS लेखों में किसके नाम के नीचे पूरा पिन कोड दिया होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। टाउन ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य के शहर के नीचे पिन कोड लिखा होना चाहिए। आगे आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क एट विंडो ऑफ वैन और पोस्ट ऑफिस, वैन या डाकघर की खिड़की पर बड़ी संख्या में सरकारी अन्य डाक वस्तुएं प्रस्तुत करना। लार्ज लेटर्स which owing to their size cannot be posted in the letter boxes may be received of the post office, बड़े पत्र जो उनके आकार के कारण लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जा सकते, उनको क्या करना चाहिए, बाई हैंड पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्रस्तुत करना चाहिए। Registered newspapers and franked articles should be presented for posting at which of the following, पंजीकृत समाचार पत्र और फ्रैंक्ड लेखों को पोस्ट करने के लिए कहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। एट द लाइसेंस स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज और मेल ऑफिसेज, डाकघर और डाक कार्यालयों के लाइसेंस निर्दिष्ट काउंटर पर इस तरह के आर्टिकल्स को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 21, आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसी डाक वस्तुएं जिनके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और सेंट टू बी एज वैल्यू पेएबल मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द पोस्ट ऑफिस एट लीस्ट हाउ मच टाइम बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द क्लोजिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर मेल। कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु है या कोई भी बीमा डाक वस्तु है या कोई भी मूल्यदेय डाक वस्तु है, उस डाक वस्तु को डाक वस्तु भेजने के या उस तरह की विशेष मेल को बंद करने के लिए निर्धारित समय से कितने समय पहले डाकघर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब मान लीजिए जो रजिस्टर्ड आर्टिकल हैं उनको क्लोज करके भेजने का जो समय है वो है दोपहर का 1 बजे। तो अगर आपने कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजना है तो आपको कम से कम 12:30 बजे से पहले डाकघर में आके उसको पोस्ट कर देना चाहिए, बुकिंग के लिए दे देना चाहिए।
Airmail articles wearing high value adhesive postage stamps may be presented at the counter of the post office or mail office for the stamps to be defaced in the presence of the। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक एयरमेल आर्टिकल प्रस्तुत किया और उसके ऊपर उच्च मूल्य के डाक टिकट लगे हुए हैं, क्योंकि एयरमेल आर्टिकल है तो उसके ऊपर ज़्यादा वैल्यू के डाक टिकट लगे होंगे। उसको जब आपने पोस्ट करने के लिए डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत किया तो उस आर्टिकल के ऊपर लगे डाक टिकटों को उस आर्टिकल को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की प्रेजेंस में डिफेस कर दिया जाएगा, ताकि उन डाक टिकटों को कोई वहां से हटाए ना, क्योंकि एक बार डिफेस कर दिए तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। क्लोज नंबर 22 है डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, जल्दी पोस्ट करने की वांछनीयता। भाई पब्लिक एडवाइज्ड टू पोस्ट आर्टिकल्स एज अर्ली एज इन द डे एज पॉसिबल, लोगों को यथासंभव दिन में जल्दी लेख पोस्ट करने की सलाह क्यों दी जाती है? ऐसी सलाह क्यों दी जाती है कि आप दिन में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आर्टिकल को पोस्ट कर दें। बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेंडिंग ऑफ मेल देयर इज अ ह्यूज रश इन द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जब डाक को भेजने का समय होता है पोस्ट ऑफिस में, एक तो रश होता है, बहुत सारा काम होता है, तो इससे क्या हो सकता है, आपके आर्टिकल को रोकना पड़ सकता है अगर आप टाइम से उस आर्टिकल को डाकघर में प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्लोज नंबर 23 है मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट चिपकाने का तरीका। वेयर द स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड ऑन एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल के ऊपर डाक टिकट कहाँ पर लगाए जाने चाहिए? राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए और इनके आंसर भी साथ में दिए हुए, आप पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 24 नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, चैरिटी स्टैम्प्स और लेवल्स के बारे में। गैर डाक टिकट, चैरिटी टिकट और लेवल और सील इत्यादि। अब यहाँ पे क्वेश्चन है स्टैम्प्स अदर देन पोस्टेज स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन एन आर्टिकल शुड बी, एक डाक वस्तु के ऊपर अगर ऐसे डाक टिकट चिपकाए गए हैं जो नॉन पोस्टल स्टैम्प्स हैं, यानी कि वो डाक टिकट नहीं है जिनका यूज़ डाक शुल्क के भुगतान में किया जाता है, तो इस तरह के जो डाक टिकट होंगे या चैरिटी स्टैम्प्स होंगी उनको कैंसिल नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए एक आपके पास आर्टिकल है, उसके ऊपर आपने बैक साइड में चैरिटी स्टैम्प चिपका दिए, तो इस तरह के आर्टिकल के ऊपर लगे ये जो चैरिटी स्टैम्प होंगे इनको रद्द नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो पोस्टेज स्टैम्प्स होंगी उनको रद्द किया जाता है। Which of the following is true, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास दिया जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। लेबल्स, स्टैम्प्स, अदर मार्किंग्स विच आर नॉट पोस्टेज स्टैम्प्स शुड नॉट बी अटैच्ड और इम्प्रेस्ड टू एड्रेस साइड ऑफ पोस्टल आर्टिकल। अगर किसी आर्टिकल के ऊपर आपने मान लीजिए चैरिटी स्टैम्प्स लगाने तो एड्रेस साइड के ऊपर आपको वो नहीं लगाने हैं, आर्टिकल के बैक साइड के ऊपर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है ये जो ऊपर प्रोविजन दी है ए में, ये ऐसे लेवल और स्टैम्प्स और मार्किंग्स के ऊपर भी इक्वली अप्लाई होती है जिसकी वजह से आर्टिकल के ऊपर लिखे हुए पते को पढ़ने में कोई मुश्किल हो। फिर उसके बाद ऐसी कोई भी इंप्रेशन यानी कि ऐसी कोई भी छाप अगर आप आर्टिकल के ऊपर लगा रहे हैं जिसको गलती से पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन समझा जाए तो ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर इस तरह की इंप्रेशन को भी एड्रेस साइड के ऊपर आपने नहीं लगाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्लोज नंबर 25 का। इफ़ नोट यूज मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स देन व्हाट विल हैपन, अगर आप क्या करते हैं न्यूनतम संख्या में डाक टिकटों का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा। अब देखो अगर किसी आर्टिकल को आपने भेजना है तो उसके ऊपर आपको पोस्टेज चार्जेस तो पूरे देने पड़ेंगे। अब पूरे पोस्टेज चार्जेस देने के आपके पास क्या रास्ते हैं, एक तो आप कम मूल्य के ज़्यादा डाक टिकट लगा सकते हैं, दूसरे आप उचित मूल्य के डाक टिकट लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, अगर आप कम मूल्य के ज़्यादा डाक टिकटों का यूज़ करते हैं तो पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ेगा, वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर वेस्ट होगा और प्रिंटिंग चार्जेस की भी बर्बादी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाइल प्रीपेइंग पोस्टेज चार्जेस पब्लिक आर एडवाइज टू यूज़, जब भी डाक शुल्क का भुगतान किया जाता है तो लोगों को क्या सलाह दी जाती है कि कम संख्या में उचित मूल्य के डाक टिकटों का उपयोग करें। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक आर्टिकल पोस्ट करना है, अब 20 रुपये के इसके ऊपर अगर डाक टिकट लगाने हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक रुपये के करके 20 डाक टिकट लगा दूँ तो पूरा आर्टिकल उसी से भर जाएगा, दूसरी ऑप्शन है 5 रुपये के 4 डाक टिकट लगा दूँ। तो बेहतर ऑप्शन क्या है, उचित मूल्य के यानी कि 5 रुपये के मैं इसके ऊपर 4 डाक टिकट लगा दूं। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पैकिंग सीलिंग और पोस्टिंग के सामान्य नियमों को कहाँ दिया गया है, रूल नंबर 15 से 25 के बीच में दिया हुआ है।
तो क्लोज नंबर 2 से लेके 25 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी को हमने कवर कर लिया है। किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपके हाथ में है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। या आपको लगा हो मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, उस चीज़ के लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ अगर आपको बुक्स चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए इनकी बुक आपको चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। इसके अलावा आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्लासेस में जुड़ना है, तो भी आप सेम नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और एक संदेश आप सबके नाम, अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो इसमें सबसे बेहतर विकल्प क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। और हमने एक शुरुआत की है जिसमें हम पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। और आप भी अगर हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें हिम्मत दीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने ज़्यादा पौधे लगाएंगे। धन्यवाद।